बॉयल्स लॉ। हम इस वीडियो में बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट पे चर्चा करेंगे। फिर बॉयल्स लॉ जो स्टेट करता है उसे इंट्यूटिवली समझने का कोशिश करेंगे, उसका इंट्यूशन ग्रो करेंगे और फिर हम उसे मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। और ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन वाला पार्ट है ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में है, बीएससी के सिलेबस में है। ये मुझे नहीं लगता किसी भी बोर्ड के इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। पर जानना जो है ये किसी भी सिलेबस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंसान के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि आप इस पार्ट को देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये आप पे निर्भर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक फिक्स्ड मास के गैस के लिए, देखिए ये जो स्टेटमेंट है या फिर कहे क्लॉज है, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा उस सैंपल में, और जिस सैंपल की बात कर रहे हैं उसका मास हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस गैस सैंपल की हम बात कर रहे हैं उसमें हम मास नहीं बढ़ा सकते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल इंसर्ट नहीं कर सकते वहां पर, या घटा भी नहीं सकते मास को। ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जब हम इसके इंट्यूशन पे और जब मैथमेटिकल डेरिवेशन पे बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हां, तो ये क्या स्टेट करता है कि ऐसा अगर हो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, मास अगर फिक्स्ड हो, तो उस सैंपल का, गैस सैंपल का जो प्रेशर है और उसका जो वॉल्यूम है, वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अगर इसी को आप प्रोपगेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे, तो आप ये पाएंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, जो प्रेशर है उस गैस का और उसका जो वॉल्यूम है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो पहला सेंटेंस से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? जब टेम्परेचर और जो मास है, ये मास इस सैंपल का, ये कांस्टेंट या फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो या फिक्स्ड हो। सो इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाना होगा। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या होगा अभी फिलहाल, ये संभव नहीं है। जब तक टेम्परेचर और मास नहीं पता होगा तो ये जो कांस्टेंट यहां अपीयर करेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में टेम्परेचर के अलग वैल्यू, मास के अलग अलग वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट भी वैरी करता है। लेकिन टेम्परेचर और मास अगर फिक्स्ड रहे तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोई नहीं बता सकता अभी इसका वैल्यू कितना होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम। तो इससे आगे हम कह सकते हैं इस वॉल्यूम को अगर हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, या फिर इक्वेशन के दोनों साइड को अगर v से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये पाएंगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट, जिसका की वैल्यू हम में से किसी को नहीं पता है जब तक टेम्परेचर और मास न पता हो। यहां मुझे टेक्निकली मास नहीं कहना चाहिए, ये नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। जो भी हो, मैं ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूंगा। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि टेम्परेचर और मास अगर फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, तो यहां प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये या तो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ये कहिए आप, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये एक कांस्टेंट है। अब चलिए देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है, फंडामेंटल लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा क्या क्या होता है जिसके कारण प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है या फिर इसके बारे में जो इंट्यूशन है उसे हम अब ग्रो करेंगे। तो मैं यहां आपको बता दूं, इससे पहले एक वीडियो में हमने काफी इंटेंस चर्चा किया है आइडियल गैस इक्वेशन में। उसी वीडियो में हमने यह भी देखा था कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट हो। वहां पर हमने कहा था मास के जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट हो, दैट इज सेम एज नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो।
तो टेम्परेचर और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कहे नंबर ऑफ मोल्स या फिर एक सर्टेन गैस के लिए, एक फिक्स्ड गैस के लिए, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, एक सर्टेन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट होगा तो फिर मास भी तो कांस्टेंट होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होगा तो मास भी तो कांस्टेंट होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक सर्टेन गैस के लिए टेम्परेचर और मास अगर फिक्स्ड हो तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके बारे में हमने काफी चर्चा किया है पिछला एक वीडियो में। तो मैं क्या करूंगा, यहां उसी वीडियो का पार्ट क्रॉप करके मैं यहां डालूंगा। वैसे अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो फिर उस पार्ट को स्किप कर जाइए, सीधे चले जाइए इस वीडियो के 13 मिनट और 40 सेकंड में। तो इसके लिए मान ले कि ये एक कंटेनर है कुछ ऐसा, और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन है ये, और यहां अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में और रैंडम स्पीड से, और ये वॉल से टकरा रहे हैं और वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इस पिस्टन को खींच लिया। पिस्टन को खींच लिया तो हुआ ये कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ गया। इस पिस्टन को हमने खींच के यहां तक लाया। तो अब देखिए अंदर जितने मॉलिक्यूल्स थे अब भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं है। और हमने पिस्टन को धीरे धीरे खींचा तो इससे क्या हुआ कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर भी जितना था उतना ही रह गया। तो इससे हुआ ये कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे इस रीजन में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही है इस रीजन में। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये रह गया कांस्टेंट, चेंज नहीं हुआ, और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है ये भी है कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं किया। अब आप खुद सोचें, पहले केस में जबकि वॉल्यूम कम था और दूसरे केस में जो वॉल्यूम अधिक है, ज्यादा है, तो इस केस में ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे, और यहां भी वही मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे। अगर आप दोनों सिचुएशन को कंसीडर करें तो आप खुद बताएं कि किस में नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा होगा। ये देखिए यहां रीजन बहुत कम है और यहां रीजन बहुत ज्यादा है, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ कॉलिजन होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स जाके वॉल्स में टकराएंगे वो नंबर ऑफ कॉलिजन, यहां पर नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा और इस केस में नंबर ऑफ कॉलिजन कम होगा। तो जब नंबर ऑफ कॉलिजन कम होगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, मान ले एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल वॉल से 10 बार टकराता है, फॉर एग्जाम्पल 10 बार टकराता है, तो इस केस में वही मॉलिक्यूल वॉल से, यहां जो भी वॉल्स है उन वॉल से मान ले कि 4 बार टकरा रहे हो। तो सारे मॉलिक्यूल्स को जब हम कंसीडर करेंगे, चूंकि ये ज्यादा बार टकरा रहा है एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में, ये कम बार टकरा रहा है एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये जो है इस केस में मॉलिक्यूल्स कम फोर्स अप्लाई करेंगे। सो जो फोर्स अप्लाई होगा वॉल्स पे वो फोर्स इस केस में कम होगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, और इस केस में ये फोर्स ज्यादा होगा। साथ ही साथ ये देखें कि यहां पर ये जो वॉल था, यहां ये जो वॉल था, इस वॉल का सरफेस एरिया को हमने बढ़ा दिया, वॉल का एरिया बढ़ गया। तो अब अगर आप एरिया को कंपेयर करें तो एरिया यहां पर कम है और इस केस में एरिया बढ़ गया। तो दो फैक्टर काम कर रहा है जो कि प्रेशर को घटा रहा है सेकंड केस में। पहले केस में अगर फोर्स को हम F1 कहे, दूसरे केस में फोर्स को F2 और पहले केस में एरिया को A1 और यहां पर एरिया को A2, तो हम यहां से ये समझ पाएंगे कि चूंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो हम कह सकते हैं प्रेशर 1 इस केस में, पहले वाले केस में, इस केस में जो प्रेशर है वो है F1 डिवाइडेड बाय A1, और दूसरे केस में जो प्रेशर है ये है F2 डिवाइडेड बाय A2। तो यहां अगर आप कंपेयर करें F1 और F2 को, जैसा कि हमने देखा F1 ज्यादा है और F2 कम है,
तो यहीं से अगर मान ले ये ए सरफेस एरिया दोनों ही केस में बराबर अगर रहता भी तो भी इस केस में जो प्रेशर होता ये ज्यादा होता। अब अगर आप एरिया को इंक्लूड करें सरफेस एरिया को तो आप ये पाएंगे कि फर्स्ट केस में सरफेस एरिया कम है, सेकंड केस में सरफेस एरिया ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर जैसा कि हमें पता है बढ़ने से, यहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर बढ़ने से जो होल फ्रैक्शन है ये घट जाता है। तो इस फैक्टर के कारण भी प्रेशर जो है ये घट रहा है। तो दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं प्रेशर को घटाने में। एक तो फोर्स जो है वो घट रहा है, दूसरा जो एरिया है वो बढ़ रहा है। तो इस सेकंड केस में जो प्रेशर है वो घट रहा है। तो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है इसके कारण प्रेशर जो है ये घट रहा है, और उसी तरह से वॉल्यूम अगर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो बहुत सारे कंडीशन में ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि मान ले अगर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर्ड, या फिर प्रेशर स्क्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो इस तरह के बहुत सारे केसेस में ये पॉसिबल है। हम ये भी कह सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम क्यूब्ड। ऐसा भी होता तो भी वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता और वॉल्यूम घटने से प्रेशर बढ़ता। एक रिलेशन ये भी पॉसिबल है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैं इसे इंट्यूटिवली तो नहीं बता सकता हूं कि ये जो फॉर्म है ये सही है और ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये गलत है। ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में तो हम इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं करेंगे। फिलहाल हम इसके इंट्यूशन ग्रो कर रहे हैं। हम सिर्फ इसके पीछे का मतलब समझ रहे हैं कि भाई प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्यों घटता है, या फिर वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्यों घटता है। इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो सही क्यों है। तो इसी को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। हमें नहीं पता है ये कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट होगा, कितना होगा इसका वैल्यू, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। ऐसा कब होगा? जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें। अगर इनमें से कोई वैरी कर जाए, इनमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टेम्परेचर अगर वैरी कर जाए तो फिर ये रिलेशन स्टैंड नहीं करेगा। आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। हमने कहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तभी प्रेशर घटेगा, या वॉल्यूम घटेगा तभी प्रेशर बढ़ेगा। हम वॉल्यूम को बिना घटाए भी प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। एक सर्टेन रीजन, मान ले 1 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, आप और उतना ही अमाउंट ऑफ गैस डाल दीजिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। हमने तो वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, वॉल्यूम को हमने उतना ही रहने दिया, लेकिन प्रेशर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट नहीं रखा था, तो इसीलिए ये स्टैंड नहीं कर रहा था। इसे अगर स्टैंड करवाना है तो हमें यह मानना होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी फिक्स्ड है। तो हमने ये देख लिया कि फंडामेंटल लेवल पे ऐसा क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड मास, या फिर कहें टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उस पे बात करेंगे। इसे हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो जरूरी थ्योरी है उस थ्योरी पे हमने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। वो वीडियो काफी लंबा है और बिल्कुल अंत में जाके जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसी फॉर्मूले को अब हम यहां पर यूज करेंगे। सो उस पूरा का पूरा वीडियो को मैं यहां नहीं डालूंगा इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके पूरे मैथमेटिकल डेरिवेशन पे तो ही सिर्फ आप उस वीडियो को देखें। तो उस वीडियो के अंत में हमने ये देखा था, वो थ्योरी जो था वो ये था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है किसी भी गैस सैंपल में, ये बराबर होता है 1/3 इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल का मास इनटू समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड, जितने भी वेलोसिटीज हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना एक सैंपल में, तो उस सैंपल में पहला मॉलिक्यूल हमने किसी को माना तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, इस तरह से अगर n मॉलिक्यूल्स हो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं यहां लिख दूं फॉर n मॉलिक्यूल्स, हमने माना है कि n मॉलिक्यूल्स है एक सैंपल में, सो फॉर n मॉलिक्यूल्स ये ui स्क्वायर्ड, यहां पर i एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है कि i इज फ्रॉम 1 टू n। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह है समेशन ऑफ un स्क्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो ये दोनों बराबर चीज है, एक ही चीज है, दोनों लिखने का अलग अलग तरीका है। सो ये होता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ये पार्ट क्या है? ये है समेशन ऑफ ui स्क्वायर्ड। इसका मतलब पहला मॉलिक्यूल का अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u1 है तो उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे का अगर u2 है तो u2 स्क्वायर, प्लस u3 स्क्वायर, प्लस u4 स्क्वायर, इस तरह से अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो इस तरह से जोड़ते हुए un स्क्वायर्ड तक। तो मैं यहां लिख दूं, इसका मतलब जो है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने यहां पर लिखा है। तो यह है ui स्क्वायर्ड फॉर i इज फ्रॉम 1 टू n। इसका मतलब होता है u1 स्क्वायर्ड प्लस u2 स्क्वायर्ड, इस तरह से जोड़ते हुए अप टू un स्क्वायर्ड। तो जब आप इस स्टेटमेंट को क्लोजली देखते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा निकल के आता है कि 1/3 इंटू 2 इंटू हाफ, हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं इस पार्ट को, इसका तो मतलब 1 है, इंटू m इंटू ui स्क्वायर्ड फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n। तो ये एक समेशन है। तो हम ये पाते हैं कि ये बराबर होता है 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू ये जो पार्ट है ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये हमने उस वीडियो में देखा था, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी उस सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका। तो ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? ये प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। यहां पर देखिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो एक सैंपल में, सो ये अगर एक सैंपल है, मान ले इस सैंपल का सर्टेन वॉल्यूम है और सर्टेन प्रेशर है, सो ये सैंपल जो है इतना स्पेस कंटेन करके रखा है या ऑक्यूपाई करके रखा है। यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, मैं सारे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, कर भी नहीं सकता मैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूं, इसके कुछ सर्टेन स्पीड्स हैं या वेलोसिटीज हैं, जिसका कि मैग्नीट्यूड इस एरो के लेंथ से हम डिनोट कर रहे हैं। लेंथ जितना बड़ा उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना बड़ा। तो ये है उसका स्पीड। यहां पर इसका जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स का, अगर आप वॉल्यूम को छोटा या बड़ा करते हैं तो क्या इसके काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसके स्पीड पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के स्पीड पे। इसका स्पीड ज्यादा तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्पीड कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं कि एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, कुछ ऐसा कंटेनर है, इसमें एक मॉलिक्यूल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है और टकरा के वापस आ रहा है, यहां से रिबाउंड होके वापस आ रहा, फिर यहां आके ये टकरा रहा, फिर रिबाउंड होके ऊपर की तरफ जा रहा। सो ये इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड है, फॉर एग्जांपल इसका स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या किया? कंटेनर को बड़ा कर दिया और उसी मॉलिक्यूल को इस बड़े कंटेनर में रखा। हमने इसका टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। जब तक हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, इसे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, इस मॉलिक्यूल को तो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो क्या इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सो ये मॉलिक्यूल उसी स्पीड से जाके टकरा रहा है और वापस आ रहा है।
हमने वॉल्यूम को बढ़ाया, इससे मॉलिक्यूल्स के स्पीड में कोई अंतर नहीं पड़ा, उनका स्पीड उतना ही है। तो स्पीड जब चेंज नहीं होता है वॉल्यूम चेंज करने से, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने से उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, पर अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो होगा क्या? जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उसका जो स्पीड था वो स्पीड अब बढ़ गया। जो धीरे धीरे मूव कर रहा था अब ये तेजी से मूव कर रहा है। जब ये तेजी से मूव करेगा तो क्या इसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा जितना कि था? नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगा। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इससे क्या हुआ? स्पीड जो है सारे मॉलिक्यूल्स का ये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हम कैसे बढ़ाएंगे? हम यहां पर हीट प्रोवाइड करेंगे। हम यहां जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और हीट है क्या? हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म है। वो एनर्जी ये सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे। क्योंकि मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये फ्री होते हैं, फ्री टू मूव, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी वो नेग्लिजिबल होता है विद रेस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंटेन करके रखता है, और इसका स्पीड बढ़ा मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ा। सो टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो ये E तभी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये ध्यान रखें, याद रखें इसे। अगला पार्ट देखें। मान ले वही सैंपल, यहां पर जो सैंपल हमने ड्रॉ किया था वही सैंपल है यहां पर, ये वाला सैंपल, और शुरू में कुछ मॉलिक्यूल्स थे, मान ले कि इतने मॉलिक्यूल्स थे, सारे मूव कर रहे थे, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था। हमने क्या किया कि हमने और कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर इंसर्ट कर दिया। यहां पर ये 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने इंसर्ट कर दिया यहां पर। तो इंसर्ट करने के कारण हुआ ये कि इनके पास भी तो कुछ अपना ही काइनेटिक एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स अगर हम इंसर्ट करेंगे, क्या वो मॉलिक्यूल्स सारे रुके हुए रहेंगे? नहीं, वो भी मूव करेंगे, मतलब उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा। यहां पर कुछ सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी था, या इस सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनके कुछ टोटल काइनेटिक एनर्जी थे, मान ले कि वो था E1। हमने उसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स डाल दिया जिनके कारण की काइनेटिक एनर्जी बन रहा E2, तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गया सिस्टम का। तो इस E को अगर कांस्टेंट रखना है, सो E को अगर कांस्टेंट रखना है तो हमें क्या करना होगा? टेम्परेचर एंड इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या इस सैंपल में जो मास है, तो इसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास, इसे हम रखेंगे कांस्टेंट या फिक्स्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट नहीं होगा और हम बॉयल्स लॉ को प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास एक फिक्स्ड गैस के लिए अगर ये फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, तो ये E कांस्टेंट होगा। तो उस तरह के सिचुएशन में हम कहेंगे, जब ये सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे P इंटू V इज इक्वल टू 2/3 इंटू अ कांस्टेंट। तो 2/3 ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, इट इज सम अदर कांस्टेंट। तो जब P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसी को तो हम ऐसे कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सो इस तरह से हमने देखा कि बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर लेवल में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण कि हम ये कह सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने ये भी देखा, इसके बारे में भी इंट्यूशन ग्रो किया कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ मोल्स को हमें क्यों कांस्टेंट रखना है, और साथ ही साथ हमने अंततः इसे मैथमेटिकली डिराइव किया।